नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली में मेयर चुनाव में जमकर बवाल, धक्का मुक्की में कई पार्षदों को आई चोटें। चित्रलेखा की सह संस्थापक मधुरीबेन कोटक का निधन, सालों तक संभाली चित्रलेखा की कमान। और एशिया के सबसे बड़े कार शो का वडोदरा में आयोजन, 75 विंटेज कार्स का अद्भुत एग्जीबिशन। दिल्ली में आज मेयर चुनाव के पहले आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्षदों के बीच जमकर हाथापाई देखने मिली। दिल्ली में एमसीडी के मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया हंगामे की वजह से शुरू नहीं हो पाई। 4 घंटे चले हंगामे के बाद सदन को स्थगित कर दिया गया। ऐसे में माना जा रहा है कि मेयर चुनाव टल सकता है। उधर आप ने इस मुद्दे पर कोर्ट जाने के संकेत दिए हैं। इससे पहले शुक्रवार सुबह 11 बजे पार्षदों का शपथ ग्रहण शुरू होना था, लेकिन प्रोटेम स्पीकर ने सबसे पहले मनोनीत सदस्यों को जैसे ही शपथ दिलानी शुरू की, आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने विरोध शुरू कर दिया। इससे बीजेपी पार्षद भी इनके खिलाफ नारेबाजी करने लगे। दोनों पक्षों के बीच धक्का मुक्की और हाथापाई होने लगी। आपके पार्षद प्रोटेम स्पीकर के आसन पर चढ़ गए। इस दौरान कुछ पार्षद कुर्सी उठाकर पटकते देखे गए, कुछ धक्का लगने से नीचे गिर गए और कुछ को चोटें भी आईं। प्रसिद्ध फोटोग्राफर और गुजराती साप्ताहिक चित्रलेखा की सह संस्थापक 92 वर्षीय मधुरी कोटक का निधन हो गया है। उनकी विदाई से पत्रकार और फोटोग्राफी जगत में गमगीनी का माहौल है। चित्रलेखा गुजराती साप्ताहिक की सह संस्थापक और जानी मानी फोटोग्राफर मधुरी कोटक का कल देर रात उनके जुहू स्थित निवास स्थान पर 92 वर्ष की उम्र में निधन होने की खबर फैलने पर साहित्य, प्रकाशक, पत्रकार और फोटोग्राफी जगत में गमगीनी का माहौल है। आज विले पार्ले वेस्ट के अनंत यात्रा स्थल में उन्हें अंतिम विदाई दी गई। भावनगर में जीवराज भाई रूपारेल और दिवाली बेन रूपारेल के घर उनका जन्म हुआ। 9 भाई बहनों में वे चौथे नंबर की थीं। 1949 में वजू कोटक के साथ उनका विवाह हुआ, लेकिन ये खूबसूरत दाम्पत्य जीवन शायद ईश्वर को भी रास नहीं आया और 1959 में वजू कोटक का निधन हो गया। केवल 10 साल चले इस विवाह बंधन के छूटने से वे हारी नहीं। उन्होंने चित्रलेखा, बीज और जी मैगजीन का पूरा कार्यभार संभाल लिया। इन तीनों मैगजीन की लोकप्रियता में मधुरी कोटक का अवर्णनीय योगदान रहा। मधुरी कोटक आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके कार्य और चित्रलेखा, बीज और जी की प्रसिद्धि और तीनों मैगजीन्स के प्रति उनकी निष्ठा में वे हरदम जिंदा रहेंगी। वीएनएम परिवार उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि देता है। आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के भागरूप 75 कार का एशिया का सबसे बड़ा कार शो 3 दिनों के लिए गुजरात के वडोदरा शहर में आयोजित किया गया है। गुजरात का वडोदरा शहर, जो देश विदेश में महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के नाम से जाना जाता है, और वडोदरा शहर की शान आज भी बना हुआ है महाराजा सर सयाजीराव गायकवाड़ द्वारा बनाया गया हुआ ये लक्ष्मी विलास पैलेस।
हमारे दूर दूर देश से भी और परदेश से भी गाड़ियाँ भी आई हैं और लोग भी आए हैं, गाड़ियों लेके आए हैं। और इस कार्यक्रम के लिए भी आमंत्रित किए हुए बाहर प्रदेश से भी लोग आए हैं और भारत से अनेक अनेक प्रांतों से लोग आए हैं। तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है वडोदरा वासियों के लिए और हमारे लिए कि हम आज लक्ष्मी विलास पैलेस के परिसर में ये सुंदर कार्यक्रम पहली दफ़ा आज इसका आयोजन कर सके। मुझे खुशी है कि सब लोग वडोदरा वासी इसका अच्छा लाभ लेंगे और इन लोगों को भी हमारे शहर को मिलने का एक अच्छा मौका है। हमारे जो अच्छा हेरिटेज है, सांस्कृतिक वारसो है, एंड उनको भी पता लगेगा कि हमारे वडोदरा की कितनी सुंदर पुरानी यहाँ का वारसा है और सांस्कृतिक क्षेत्र और सांस्कृतिक कला नगरी जो वडोदरा वासियों ने ये पर उनको पता लगेगा। तो मुझे बहुत ही आनंद है कि ऐसा हम आयोजन कर सकें। और वडोदरा के इस ऐतिहासिक लक्ष्मी विलास पैलेस में एशिया के सबसे बड़े कार शो का आयोजन हुआ है। आज़ादी का अमृत महोत्सव देश मना रहा है, ऐसे में 75 विंटेज कार इस कार शो में शामिल की गई है, जो अपने आप में बेहद रोमांचक, बेहद अद्भुत है। वडोदरा के ऐतिहासिक और खूबसूरत लक्ष्मी विलास पैलेस में खूबसूरत गाड़ियों का ये कार शो आयोजित किया गया है। आप देख पा रहे हैं, एक से बढ़कर एक चमचमाती और पुराने ज़माने की हेरिटेज विंटेज कारों को यहाँ एग्जीबिशन में रखा गया है और 6, 7 और 8 3 दिन वडोदरा शहर के लोगों के लिए इस एक्सपो को खोला गया। ये सबसे बड़ा कार शो है एशिया का, जो पहली बार गुजरात के वडोदरा शहर में आयोजित होने जा रहा है और यहाँ अद्भुत गाड़ियाँ लगाई गई है, जिसमें देश के जाने माने उद्योगपतियों की गाड़ियां भी शामिल है। गौतम सिंघानिया, हर्षपति सिंघानिया, हर्षवर्धन रुइया, इन सारे लोगों की गाड़ियों को भी इस कार शो में शामिल किया गया है। 21 गन सैल्यूट हेरिटेज एंड कल्चर ट्रस्ट द्वारा ये भव्य आयोजन वडोदरा शहर में किया गया है और आप देख पा रहे हैं, एक से बढ़कर एक खूबसूरत गाड़ियां यहाँ एग्जिबिट की गई है। पुराने ज़माने में राजा महाराजा और बड़े बड़े लोग जिन गाड़ियों को चलाते थे, जो गाड़ियां अब सिर्फ एग्जीबिशन में देखने मिलती है या बड़े बड़े घरों में महलों की जो शोभा बढ़ाती हैं, वो गाड़ियां वडोदरा शहर में लाई गई हैं। 75 कारों को इस कार शो में शामिल किया गया है, क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव देश मना रहा है। देश के जाने माने उद्योगपतियों की गाड़ियां भी यहाँ शामिल की गई है, जिसमें गौतम सिंघानिया, हर्षपति सिंघानिया, हर्षवर्धन रुइया, इन सारे लोगों की गाड़ियां भी इस कार शो में शामिल की गई है और वडोदरा के लक्ष्मी विलास पैलेस में 3 दिनों तक इस कार शो को आप देख सकते हैं। वडोदरा के लक्ष्मी विलास पैलेस में जो कार शो आयोजित हुआ है, इसमें इसी तरह की बेहतरीन गाड़ियां आप देख पा रहे हैं। कार और गाड़ियों के शौकीन हम सब होते हैं, लेकिन गाड़ियां अगर ऐसी हो तो कोई भी इसका फ़ैन होए बिना नहीं रह सकता है। इस गाड़ी के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं, और 21 गन सैल्यूट द्वारा ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है कार शो, इसमें ये गाड़ी रखी गई है जो मिस्टर योहन पूनावाला की है और रोल्स रॉयस गाड़ी है। ये फैंटम सेकंड कॉन्टिनेंटल मॉडल है जो 1933 में बना था। स्पोर्ट्स सैलून टाइप ऑफ बॉडी है। यहाँ पर गाड़ियों के साथ साथ गाड़ियों की जानकारी भी लिखी गई है, ताकि आप सारी चीज़ों को खुद पहचान सके, जान सके। रोल्स रॉयस एक अद्भुत हेरिटेज विंटेज कार जो वाकई में बहुत शानदार और आज भी वैसी की वैसी ही चमचमा रही है। देश के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो ऐसी हेरिटेज गाड़ियों के शौकीन हैं, और ये जो गाड़ी आप देख पा रहे हैं गौतम सिंघानिया की गाड़ी है। कैडिलैक गाड़ी का नाम है। 1933 में बनी हुई ये शानदार ब्राउन कलर की चमचमाती कार जो किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर दे। अगर आप ऐसी गाड़ी लेकर सड़क पर निकल जाएं तो सड़क का ट्रैफिक तो रुकना तय है। क्या अद्भुत बनावट उस ज़माने में भी इस गाड़ी की आप देख पा रहे हैं। कितनी रॉयल इनसाइड लुक भी ये गाड़ी दे रही है।
4 सीटर गाड़ी है और बेहद ही अद्भुत, एकदम राजा महाराजा के ज़माने की गाड़ी जो गौतम सिंघानिया की है। योहन पुनावाला की एक रोल्स रॉयस कार यहाँ रखी गई है, लाल कलर की चमचमाती हुई गाड़ी। रोल्स रॉयस 1949 ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है। 2 ड्रॉप हेड कूप टाइप ऑफ बॉडी है और बेहद ही शानदार लाल रंग की चमचमाती गाड़ी जो योहन पुनावाला की है। 21 गन सैल्यूट हेरिटेज एंड कल्चर ट्रस्ट द्वारा जो आयोजन कार शो का हुआ है उसकी ये ज्यूरी है। 75 गाड़ियां जो शामिल की गई हैं उन्हें अलग अलग पैमानों पर परखा जाएगा। उनका अपीयरेंस, उनकी कितनी मरम्मत की गई है, उनका रेस्टोरेशन, किस कंडीशन में वो गाड़ियां हैं, उन सबको ये परखेंगे। मेहमान है विदेश से आए हुए जो खास इस कार शो के लिए आज वडोदरा शहर के और महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ द्वारा बनाए गए लक्ष्मी विलास पैलेस के मेहमान बने हुए हैं। वडोदरा के लक्ष्मी विलास पैलेस में जो कार शो, जो एशिया का सबसे बड़ा कार शो आयोजित हुआ है, वहाँ अलग अलग मॉडल्स और अलग अलग तरीके की विंटेज कार जिसका इतिहास अपने आप में बेहद खास है, ऐसी भी कुछ कार आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दिख रही हैं। सर, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये 1937 की रोल्स रॉयस फैंटम 3 है। महारानी साहब लंदन से इसको ख़रीद के लाए थे। लंदन में जब इन्होंने ये ख़रीदी तो उनको वहाँ की बॉडी शेप्स पसंद नहीं आई, तो गाड़ी फ्रांस भेजी गई शिप से, जहाँ इसको कैलेंडर ने रिस्टोर किया है। उसके बाद 20 साल ये गाड़ी महारानी साहब के पास रही। फिर ये गाड़ी कौन सी महारानी साहिबा की आप बात कर रहे हैं? चिन्माबाई 2 ऑफ बड़ौदा। देन द कार वाज गिफ्टेड टू फिल्म एक्टर अशोक कुमार इन मुंबई। उन्होंने ये पिक्चर, ये शतरंज मूवी में ये गाड़ी इस्तेमाल करी। फिर ये गाड़ी गिफ्ट चली गई थी दिल्ली में कोई मिस्टर बख्शी के पास। पिछले 50 साल से ये गाड़ी दिल्ली में उनके घर के बाहर खड़ी थी और कोई इसको तैयार करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। ये 12 सिलेंडर की गाड़ी है और बहुत मिस्त्रियों ने इसमें हाथ लगाया था, तो बहुत बुरी तरह से बिगड़ी हुई थी। हमने हिम्मत करके ये गाड़ी उठाई और इसको हमको बनाने में 3 साल लगा है। तो उसके बाद आज हम बड़ौदा इसको वापस इसके घर लेकर आए हैं, तो हम बहुत प्रसन्न हैं। महारानी चिमनाबाई खुद इस गाड़ी में सवारी करती थी, आप देख पा रहे हैं। साहब ने ये गाड़ी फ्रांस भेजा तो वो बोली कि मेरे को सारा अंदर ब्रोकेड का इंटीरियर चाहिए। तो अगर आप देखते हैं तो ये सारा अंदर गोल्ड जरी ब्रोकेड का इंटीरियर उन्होंने कराया। इसके अलावा उनको क्रोम का बहुत शौक़ था, तो आप देख पा रहे हैं कि बहुत क्रोम उन्होंने सारे में लगवाया। हेडलाइट नॉर्मल रोल्स रॉयस से बहुत बड़े साइज़ की लगवाई। और ये उस ज़माने में तो ये स्टीयरिंग और नॉब सब हाथी दांत के होते थे, अब तो हमने पेंट करके लगाए हैं। ये सफ़ेद जो आप देख रहे हैं ये उस ज़माने में हाथी दांत का था। अच्छा, आज हाँ स्टीयरिंग और ये जो सफ़ेद नॉब और गियर नॉब आप देख रहे हैं ये सब उस समय हाथी दांत का था। अब तो ये सब हमने पेंट करके करा हुआ है। आगे आप देख रहे हैं कि ड्राइवर सीट और उसके बीच में कंपार्टमेंट है। अगर महारानी साहब कुछ प्राइवेट बात करना चाहें तो वो आगे ड्राइवर को सुनाई ना दे। ये 12 सिलेंडर की गाड़ी है जैसे मैंने आपको बताया है। इसको बनाने में 40 पुर्जे हमको इंग्लैंड से इंपोर्ट करने पड़े हैं। कितनी मेहनत लगती है सर? एक बार रिस्टोरेशन होता है फिर उनके रखरखाव में भी बहुत मेहनत लगती होगी। ये गाड़ियाँ ऐसे हैं कि जैसे गोरी मैम की तरह, ये बहुत ज़्यादा लुकिंग आफ्टर मांगती हैं। गोरी मैम कह रहे हैं इस गाड़ी को, और क्यों ना हो, जब महारानी साहिबा खुद, महारानी चिमनाबाई जो वडोदरा की शान थी और वो खुद इस गाड़ी में सवारी करती थी, महारानी चिमनाबाई ने इस गाड़ी को अपने लिए खास बनवाया था। और ये खास बेहद रोल्स रॉयस, बेहद शानदार, बेहद ही खूबसूरत लुकिंग आज भी दिख रही है। लक्ष्मी विलास पैलेस में आयोजित ऐतिहासिक कार शो में किस तरह की बेहतरीन गाड़ियां लगाई गई हैं आप देख पा रहे हैं। ये है 1914 का मॉडल, श्रीवर्धन कनोरिया इसके मालिक हैं और आप देख पा रहे हैं
गाड़ी कितनी शानदार है, इसकी एक एक चीज़, हेडलाइट से लेकर इसके नॉब, इसके दरवाजे, इसका हैंडल, अगर आप सब कुछ माइंड करेंगे तो कितनी शानदार ये गाड़ी लग रही है। सर, इस गाड़ी के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? वेल, ये गाड़ी 1914 की वुल्सली है और ये फर्स्ट ओन्ड थी अर्ल ऑफ रोनाल्ड शे की, जो देन अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ बंगाल थे। सो ये गाड़ी उन्हीं के लिए कोच बिल्ड की हुई है, उन्हीं के लिए स्पेशली बनाई हुई है। एंड यस, दैट इज़ वाई यू सी दैट जो जितने फ्रिल्स है गाड़ी में, सामने में क्राउन बैज है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, it is only because of the royal heritage, you know, of his excellency. So it is one of the most gorgeous cars in this show right now, because he was a very stylish person. मैंने ज़्यादातर गाड़ियाँ देखी जहाँ बीच में एक कंपार्टमेंट भी उस वक्त ज़रूर है, इसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, तो ये कंपार्टमेंट बेसिकली इसको डिवीजन ग्लास बोलते हैं, सेंटर पार्टीशन ग्लास बोलते हैं। और जनरली आप देखेंगे ये डीप कलर की होती है, बिकॉज सिस्टम ये होता है कि जब ड्राइवर चला रहा होता है गाड़ी को, ही वुड नॉट डिस्टर्ब द रॉयल पैसेंजर सिटिंग बिहाइंड, एंड दैट इज़ वाई यू सी देयर इज़ दिस फोन आउट हियर. So the passenger rather the royal passenger can instruct from there कि कहाँ जाना है, तो यहाँ से आवाज़ आएगी. So basically there is no rear view mirror in the car inside, because they are not supposed to see the people sitting behind, as a mark of respect. बहुत ही खूबसूरत. कैन आई ओपन दिस? देखिए कितनी बेहतरीन ये कार है, और रॉयल कार है, और इसलिए इसका सिटिंग भी काफ़ी रॉयल है. सर, ये पीछे से ओपन रहती थी, ये बंद हो जाती है? ये पीछे इसको बोलते हैं लैंड्यूले बैक, यू नो, पीछे की डाउन हो जाती है, जैसे अभी खुली हुई है, एंड आप उसको कवर भी कर सकते हैं. सो इट इज़ एज पर द चॉइस ऑफ द पैसेंजर. ये गाड़ी कितने साल तक इसको रिस्टोर करने में कितना टाइम लगा, और इसको अब मेंटेन करने में कितना समय लगता है? क्या दिक्कतें आती हैं? ये गाड़ी देखिए, मेरे फादर ने 1980s में प्रोक्योर की थी, and it was in shambles, and after that he restored it in 1986. ये सब जो इंटीरियर्स जो गाड़ी के किए हुए हैं, सब उनकी किए हुए हैं. और फिर 2016 में हम लोग एक और कॉन्कोर्स द एलिगेंस में पार्ट लिए थे, तो उस समय हमने ये गाड़ी को पूरी तरीके से अपने हिसाब से रिस्टोर की. तो एक बार रिस्टोर जिस तरह से हो गई है, आशा करता हूँ कि पूरे मैंने ज़िंदगी और गाड़ी को रिस्टोर नहीं करना पड़ेगा. देश भर के आर्टिस्ट को प्लेटफॉर्म देता हुआ एग्जीबिशन फिर एक बार गुजरात के वडोदरा शहर में ग्रैंड मर्क्योर वडोदरा सूर्या पैलेस होटल में आयोजित किया गया है. गुजरात की कला नगरी वडोदरा हमेशा ही कलाकारों को प्रोत्साहन देने में अव्वल रही है. ऐसा ही एक आयोजन है क्राफ्ट रूट एग्जीबिशन. वडोदरा के सयाजीगंज में स्थित ग्रैंड मर्क्योर वडोदरा सूर्या पैलेस होटल में आयोजित किया गया है, जिसका उद्घाटन गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के हाथों किया गया. इस मौके पर वडोदरा की सांसद रंजनबेन भट्ट, मेयर केयू रोकड़िया, डिप्टी मेयर नंदा जोशी, स्थायी समिति अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल, म्युनिसिपल कमिश्नर बंछानिधि पानी, भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, विधायक मनीषा वकील की उपस्थिति रही. इस एग्जीबिशन में देश भर से आए हुए कलाकारों ने हाथों से बनाई हुई वस्तुओं को प्रदर्शित किया है. 6 से 9 जनवरी तक ग्रैंड मर्क्योर वडोदरा सूर्या पैलेस होटल में ये एग्जीबिशन जारी है.
हैंडीक्राफ्ट की वस्तुओं और उसे बनाने वाले कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए इस खास एग्जीबिशन का आयोजन शहर में हर वर्ष पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल की बेटी अनार पटेल द्वारा किया जाता है। अलग अलग स्टेट से अलग अलग आर्ट के सभी वैरायटीज़ यहाँ वडोदरा में सूर्या पैलेस में आज से शुरू किया हुआ है। 3 दिन का ये मेला है। मैं आपके माध्यम से सभी वडोदरा वासी को यहाँ एक बार देखने के लिए ज़रूर आना वो आमंत्रण देती हूँ। 12 साल से एग्जीबिशन कर रहे हैं एंड ये 9वां साल है बड़ौदा में, और इस बार हम लोग 72 क्राफ्ट्स लेके आए हैं। 25,000 से ज़्यादा कारीगरों की चीज़ें यहाँ पे रखी हैं, क्योंकि यहाँ जो कारीगर आता है मास्टर आर्टिसन, उसके अंडर में बहुत सारे कारीगर गाँव में बैठ के काम करते हैं, तो उनकी प्रोडक्ट वो लेके यहाँ पे आए हैं। और नए 5 कारीगर हैं, करीबन 15 राज्यों से है, और कश्मीर से कन्याकुमारी तक की ऐसा समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश से लेके भी पंजाब हरियाणा से लोग आए हैं। तो बहुत पूरे देश में से लोग यहाँ पे आए हुए हैं, और जो भी लोग यहाँ हैं कारीगर यहाँ पे हैं, कई कारीगर बहुत इकोनॉमिकली गरीब हैं और उनके पास क्राफ्ट बहुत अच्छा है। तो मैं चाहती हूँ कि बड़ौदा वासी उनको ख़रीदें और जो भी इनकम उनके घर तक मतलब गाँव तक जाएं। सो पूरे देश के कारीगरों के क्राफ्ट के साथ हम लोग काम करते हैं, और हर स्टेट में जो भी क्राफ्ट है उसमें से अच्छे जो क्लस्टर्स हैं वो क्लस्टर्स संस्था अडॉप्ट करती है, और जो क्लस्टर्स हमारे पास आते हैं हम उनको डिज़ाइन डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में मदद करते हैं। तो ये जो कारीगर हैं गांव में बैठ के उनको नहीं पता होता कि सिटी के लोगों को क्या चाहिए, तो वो हम ही हैं जो उनको ये नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। 8 जनवरी को फिर एक बार गुजरात के वडोदरा में MG वडोदरा मैराथन 2023 का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें अब तक 92,000 से ज्यादा रनर्स ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। गुजरात की सबसे बड़ी हेरिटेज मैराथन MG मोटर इंडिया और जॉय ई-बाइक के सहयोग से फिर एक बार आयोजित होने जा रही है। मैराथन की 10th एडिशन का आयोजन 8 जनवरी 2023 को किया गया है, जिसकी तैयारियों को आखिरी स्वरूप दे दिया गया है। दौड़ में इस बार 92,000 से ज्यादा रनर्स के रजिस्ट्रेशन की जानकारी आयोजकों द्वारा दी गई। MG वडोदरा मैराथन पावर्ड बाय जॉय ई-बाइक का आयोजन 8 जनवरी को हो रहा है। सुबह में 5 बजे से फ्लैग ऑफ हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री और हमारे होम और स्पोर्ट्स मिनिस्टर के हस्तक, और हमारे सभी लीडिंग सिटीजन्स, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ में होगा। हमारे रिलीजियस गुरुज जो है हमारे, जो हमें मार्गदर्शन देते हैं, स्पिरिचुअल मार्गदर्शन देते हैं, वो भी आके आशीर्वाद देंगे हमारी मैराथन को। तो ये बहुत ही, ये बार 2 साल के बाद जब मैराथन हो रही है तो 92,000 क्रॉस कर गया है रजिस्ट्रेशन। ये एक बहुत आनंद की बात है। टीम वडोदरा मैराथन और हमारे शहर को खूब खूब बधाई। ये बार का रूट जो हेरिटेज रूट है, सिटी में से जा रहा है, तो सभी दौड़वीरों को रूट समझ ले और साइनेज जो है रोड्स पे वो खूब ध्यान से देखे, जिसकी वजह से वो रूट पे रह सके। और दूसरा कि हमारे पुलिस और हमारे वडोदरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दोनों के सहयोग से ये जो मैराथन ये बार बहुत अलग तरीके से हो रही है, उसके लिए मुझे उनको थैंक्स कहना है। और साथ में हमारे बड़ौदा के सभी नागरिकों को हमारे मैराथन में जो दौड़ रहे हैं, सिटी से जा रहा है रूट, तो आइए, रास्ते पे आइए, उनको भी दौड़वीरों को चीयर करिए, और ये जो हमारा मैराथन का पर्व है उसमें आप सब शामिल हो। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। हेलो वडोदरा, मेरा नाम शाश्वत है और मैं कमेडियन हूँ ऑस्ट्रेलिया से। मैं ऑस्ट्रेलिया में पिछले 5 साल से रह रहा हूँ एंड फाइनली मैं वापस बड़ौदा आया हूँ खुद का कॉमेडी शो लेकर। शो का नाम है देसी फिरंगी। मैं शो कर रहा हूँ 7 जनवरी को। स्टार्ट टाइम 7 PM है। वेन्यू इज़ क्रिएटिव फर्स्ट स्टूडियो अलकापुरी में। टिकट्स आप परचेज कर सकते हैं बुक माई शो से। बात करूँगा मेरे एक्सपीरियंसेस लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया, गोरों के साथ मैं कैसे मस्ती करता हूँ, क्या डिफरेंसेस है अपने और उनके कल्चर में। एक दूसरे से बात करेंगे, बहुत हंसेंगे, बहुत मस्ती करेंगे। आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू एट द शो। बाय। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, देश मेरे
को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ. તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। गुजरात के वडोदरा के गोरवा में कुत्ते को बेरहमी से मौत के घाट उतारने वाले के खिलाफ गोरवा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है। वडोदरा के गोरवा की जय शक्ति सोसाइटी में रहने वाले गौतम परमार ने स्ट्रीट डॉग को बेरहमी से मारपीट करते हुए उसके चारों पैर और मुंह तोड़ दिया, जिसके खिलाफ सोसाइटी के निवासियों ने जीवदया संस्था और NGO के साथ मिलकर गोरवा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इस घटना को लेकर निवासियों में नाराजगी देखी जा रही है। यहाँ 4 सोसाइटी, चित्रकूट, जय शक्ति, शिवम और भारत नगर, और यहाँ एक कुत्ता, सब कुत्ते हैं ही बराबर। एक आदमी ने उसका जोर से मारा, 4 पैर तोड़ डाला और ऐसे भी मारा ना कि पेट में भी चप्पू मारा और ख़त्म हो गया कुत्ता। अभी फरियाद करी है हमने। हाँ, इसमें ऐसा बना है कि चित्रकूट सोसाइटी है और यहाँ पे ये ग्राउंड है चित्रकूट का पीछे मैदान में। तो यहाँ पे सुबह को 4 बजे के आसपास यहाँ पे जो पीछे यहाँ पे रहते हैं मंदिर के पीछे शिवम भारत नगर अपार्टमेंट में, वहाँ से गौतम नाम के इंसान है, गौतम परमार करके, उन्होंने यहाँ पे जो मतलब स्ट्रीट डॉग्स है वो लोग यहाँ पे मतलब सोते खाते पीते, तो यहाँ पे मैदान में वो लोग रहते हैं। तो उन्होंने ऐसा कि आके रात को सीधा उनके पैरों पे जो जॉइंट्स होते हैं उन पे उन्होंने कोई धार वाली चीज़ से मारा और उसका पैर तोड़ दिए, मतलब पूरे अलग कर दिए उसके चारों 4 पैर, और फिर सब जगह खून खून था। और फिर जिससे वो कुत्ता वापस ना उठे और वो वापस से मतलब ना भौंक सके तो उसके मुँह पे मारा और उसको वहाँ पे घायल कर दिया। फिर उसको थोड़ी देर के बाद उसने उसको पेट में सब जगह चाकू से धार वाली चीज़ों से वो मतलब घाव मारे, जिससे कि मतलब उसको मतलब मर ही जाए वो कुत्ता। ने उसको जब हॉस्पिटल लेके गए तभी उन्होंने डॉक्टर ने बोला कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता कुत्ते का भी। तो मतलब वो इंसान आज अगर ऐसे कर रहा है, कुत्ते के ऊपर इतना गुस्सा निकाल सकता है, सोसाइटी के सब बच्चों पर भी वो किस इंटेंशन से देखता होगा वो सब देखना पड़ता है। और मतलब सबको प्रॉब्लम हो सकती है वो एक इंसान की वजह से, क्रिमिनल माइंड कह सकते हैं उसको। हमारी सोसाइटी में पहले से ही बहुत सारे स्ट्रीट डॉग्स हैं और यहाँ पे हमारे पीछे एक घर है, मतलब मंदिर के पीछे गौतम परमार करके, उनको पहले से ही कुत्तों के खिलाफ ऐसा बोलते हैं ना, नफरत थी या घिन थी कुछ था। तो आज रात मतलब सुबह 4-5 बजे के आसपास उसने कोई आरी वाली चीज़ से, धारदार चीज़ से उस कुत्ते के पैर में मारा, चारों पैर उसके टूट गए, उसका पूरा हड्डी टूट गया। उसको जब हॉस्पिटल लेके गए वहाँ पे उसकी कुत्ते की नस भी नहीं पकड़ी जा रही थी पैर की, और जब उसको पुलिस पकड़ के ले जा रही थी तब वो माँ बहन और उस पर गाली दे रहा था और ये बोला कि आज ये तो कुत्ता है, अब नेक्स्ट जब दूसरी बारी आएगी वो तुम्हारी आएगी। अगर वो बोल रहा है कि वो हमें कि ये तो कुत्ते की बारी, अब नेक्स्ट बारी तुम्हारी है, तो वो हमें भी कुछ भी कर सकता है। तो हमें इसलिए हम चाहते हैं कि वो यहाँ से चला जाए और उसे इसके खिलाफ सख्त। गुजरात में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने की वजह से अब ठंड में कमी होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। अगले 5 दिन में पूरे गुजरात में वेदर ड्राई रहेगा, बारिश होने का कोई भी संभावना नहीं है। मिनिमम टेम्परेचर यानी नाइट टेम्परेचर अगले 2-3 दिन में बढ़ने वाला है, बढ़ने का संभावना है बाय 2 to 4 डिग्री सेल्सियस। उसका बाद मोस्टली नोलार चेंज रहेगा लेकिन डिक्रीजिंग ट्रेंड में रहेगा। और पूरे गुजरात में जो डे टेम्परेचर यानी मैक्सिमम टेम्परेचर भी 2-3 डिग्री बढ़ सकता है, बढ़ने का संभावना है। एंड अभी जो लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है वो नलिया में है 6.1 डिग्री सेल्सियस और अहमदाबाद गांधीनगर में 14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है मिनिमम टेम्परेचर यानी नाइट टेम्परेचर। अब भी अहमदाबाद गांधीनगर में अगले 5 दिन में टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर यानी डे टेम्परेचर बढ़ सकता है
बढ़ के अभी जो 23 डिग्री सेल्सियस है 25-26 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। और मिनिमम टेम्परेचर जो अभी 14 डिग्री है 15-16 डिग्री अगले 2 दिन में 16-17 डिग्री भी हो सकता है। अभी टेम्परेचर बढ़ने का संभावना है क्योंकि अभी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का अप्रोच हो रहा है, उसके कारण से क्लाउड आ सकता है या कहीं कहीं जगहों में स्टेट में क्लाउड भी दिखेगी, हाई लेवल क्लाउड। तो उसके कारण से टेम्परेचर मोस्टली नाइट टेम्परेचर बढ़ने का संभावना है। गुजरात के वडोदरा शहर में MS यूनिवर्सिटी के फैकल्टी डीन और ऑफिसर्स को CPR ट्रेनिंग दी गई। वडोदरा में यूनिवर्सिटी हेल्थ सेंटर एंड द फैकल्टी ऑफ सोशल वर्क द्वारा बेसिक बायस्टैंडर CPR ट्रेनिंग आयोजित की गई। सभी फैकल्टीज के डीन और ऑफिसर्स को अचानक किसी को दिल का दौरा पड़ने पर CPR ट्रेनिंग देने पर मार्गदर्शन दिया गया। डॉक्टर दिव्या माथुर और डॉक्टर JC वसावा द्वारा इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को कंडक्ट किया गया। फैकल्टी ऑफ सोशल वर्क में आज ये जो CPR ट्रेनिंग का आयोजन किया गया है उसका मुख्य हेतु यही है कि हर एक व्यक्ति की जान बहुत ही ज़रूरी है, महत्व की है और इसे हम किस तरह सामान्य नागरिक किस तरह बचा सके। तो यह कार्यक्रम महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा के ऑनरेबल वाइस चांसलर का एक पूरा आइडिया था कि सभी के लिए ऐसी ट्रेनिंग रखी जाए। तो यूनिवर्सिटी हेल्थ सेंटर, SSG हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया ने साथ में मिलकर संयुक्त उपक्रम से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहाँ के सभी डीन, सभी फैकल्टीज़ के डीन और यूनिवर्सिटी के ऑफिसर्स हाज़िर हैं और यह ट्रेनिंग में भाग लिया गया है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, हमारी यूनिवर्सिटी के VC सर ने दिया था कि इस तरह से पेशेंट को किस तरह से कार्डियक अरेस्ट में जाता है, हार्ट बंद हो जाता है तो किस तरह से चालू कर सकते हैं। उसका एक सिंपल टेक्निक है COLS, कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट। उसका यहाँ पे प्रेजेंटेशन हुआ है, डेमोस्ट्रेशन हुआ है और उनको हैंड्स ऑन मीन्स मैनिकिन्स पे करवाया जाएगा और दिस इज़ वेरी हेल्पफुल। खाली कंप्रेशन करने से हैंड्स ओनली खाली 2 हाथ ही ज़रूर होती है, उसमें 2 हाथ से प्रेशर करना है चेस्ट पे मिडल पार्ट में 30 टाइम्स, ऐसे 30 टाइम्स वाले 5 साइकिल करने हैं। 5 साइकिल के बाद हम फिर से चेक करेंगे पेशेंट रिकवर हुआ है नहीं हुआ है। दिस इज़ ये एकदम सिंपल टेक्निक है, इसके लिए डॉक्टर होना ज़रूरी नहीं है या पैरामेडिक्स होना ज़रूरी नहीं, कोई भी पर्सन नॉन मेडिको पर्सन इसको मिस कर सकता है और इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है लीगली। ऑल महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा में आज हेल्थ सेंटर और फैकल्टी ऑफ सोशल वर्क के सहयोग से एक अवेयरनेस के लिए CPR ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफिसर्स और डीन्स के लिए रखा गया। CPR एक ऐसी ट्रेनिंग है जब कोई एक्सीडेंट होता है या तो कोई कोलैप्स हो जाता है और धड़कन बंद हो जाती है तो एक कोशिश रहती है उसको रिवाइव करने की, लेकिन जब तक उसकी जानकारी नहीं हो तब तक हम उसे ठीक तरह से नहीं कर सकते। ये किसी की जान बचाने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हर किसी को अगर ये आता हो तो डेथ रेट को कंट्रोल किया जा सकता है या तो बचाने की संभावना बढ़ सकती है। इसी को लेकर आज एक कोशिश महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा के अंतर्गत की गई, जिसके अंदर SSG हॉस्पिटल और हमारे कुछ डॉक्टर्स हैं हेल्थ सेंटर्स के और फैकल्टी ऑफ सोशल वर्क ने ये प्रोग्राम रखा और वो ट्रेनिंग दी जा रही है ऑफिसर्स को ताकि आगे जाके वो फर्दर परकोलेट हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका अवेयरनेस पहुँचे। गुजरात के अहमदाबाद में गाहेड़ और केडाई के 70वें प्रॉपर्टी शो का शुभारंभ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने करवाया। गुजरात की आर्थिक राजधानी अहमदाबाद में भव्य प्रॉपर्टी एक्सपो आयोजित किया गया है। थलतेज के गणेश ग्राउंड में 6, 7 और 8 जनवरी को आयोजित प्रॉपर्टी शो में अहमदाबाद के विभिन्न इलाकों के 250 से ज्यादा प्रोजेक्ट शामिल किए गए हैं। इस मौके पर उपस्थित रहे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गाहेड़ और केडाई आयोजित 70वें प्रॉपर्टी शो के डेवलपर्स और रियल एस्टेट से जुड़े लोगों को राज्य सरकार द्वारा बनाए गए BU परमिशन समेत के नीति नियमों का लाभ लेने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आखा देश में 1 करोड़ ने 32 लाख आवासों बने, एमांथी 10 लाख आवासों अपने अहींया गुजरात में बना। એટલે ખૂબ મોટી એચિવમેન્ટ સાથે આપણે ગુજરાત આગળ વધી રહ્યું છે। જે માનનીય નરેન્દ્રભાઈએ 75 વર્ષ આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ પકડાઈને આપણે અમૃત કાળમાં પ્રવેશ્યા છીએ।
તો આપણે દેશને વિકસિત દેશ બનાવવા માટે આપણે આપણું ગુજરાત વિકસિત બનાવીએ અને આપણે સૌ સાથે મળી આગળ વધીએ। गुजरात के राजकोट में आयोजित भारत और श्रीलंका T20 मैच को लेकर 450 से ज्यादा जवानों को सुरक्षा में तैनात कर दिया गया है। भारत और श्रीलंका के बीच राजकोट स्टेडियम में कल 7 जनवरी को T20 मैच आयोजित की गई है। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के खंडेरी स्टेडियम में कल होने वाले भारत और श्रीलंका मैच को लेकर पुलिस बंदोबस्त तैनात कर दिया गया है। रेंज आईजी अशोक कुमार यादव, एसपी जसपाल सिंह राठौड़ के मार्गदर्शन में 1 एसपी, 5 डीवाईएसपी, 10 पीआई, 40 पीएसआई, 232 एएसआई, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल और 64 महिला पुलिस कर्मचारियों का स्टाफ सुरक्षा में तैनात किया गया है। सीसीटीवी कैमरे के जरिए मौके की निगरानी हो रही है। बॉम्ब स्क्वाड की 2 टीम्स, डॉग स्क्वाड समेत की टीमों को भी तैनात कर दिया गया है। फायर ब्रिगेड और मेडिकल की सुविधा भी मुहैया करा दी गई है। क्रिकेट मैदान में आने वाले सभी लोगों का मेटल डिटेक्टर से चेकिंग होगा। हजारों लोगों के मैच देखने पहुंचने की संभावना के बीच ट्रैफिक व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। जामनगर से राजकोट आने वाले बड़े वाहनों को डाइवर्ट कर दिया गया है। स्टेडियम में बैग, टिफिन, बीड़ी, मैच बॉक्स, लाइटर, कैमरा, वीडियो कैमरा, लकड़ी, हथियार जैसी कोई भी चीज नहीं ले जा सकेंगे। राजकोट के साथ साथ मैच देखने आ रहे सभी क्रिकेट प्रेमियों में इस अंतर्राष्ट्रीय मैच के आयोजन को लेकर उत्साह देखने मिल रहा है। गुजरात के अहमदाबाद में समस्त वाल्मीकि समाज द्वारा 125 मीटर की साड़ी साबरमती माता को अर्पण की गई। भारत देश में नदियों को माता माना जाता है और उनकी पूजा भी की जाती है। गुजरात के अहमदाबाद के मध्य से साबरमती नदी गुजरती है। साबरमती को माता मानने वाले वाल्मीकि समाज ने 125 मीटर साड़ी साबरमती माता को अर्पण की। इस मौके पर गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी उपस्थित रहे। असारवा विधानसभा की विधायिका दर्शना वाघेला, राजघराने के अग्रणी, संतगण और वाल्मीकि समाज के अग्रणियों की उपस्थिति में साबरमती माता को चुनरी अर्पण की गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि हर समाज को आगे लाने के लिए सरकार हमेशा कार्यरत है। સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ, સૌનો વિશ્વાસ અને સૌનો પ્રયાસ એ મંત્ર, એ કાર્યસૂચિ એ તમે સિદ્ધ કરી બતાવ્યું છે અને બધા સાથે રહી અને સમાજ માટે જે પણ કરવાનું હોય, સમાજ કઈ રીતે ઉપર આવે એના માટેનો હર હંમેશ समाज प्रयत्न करे અને એ પ્રયત્નમાં સરકાર તમારી સાથે રહે એના માટેનો હર હંમેશ અમારો પણ પ્રયત્ન રહેશે। गुजरात के वडोदरा में पिछले दिनों पतंग की डोर से गला कट जाने से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसी दुर्घटना को रोकने के लिए वडोदरा पुलिस ने एक महत्वपूर्ण अभियान चलाया। उत्तरायण में पतंग की डोर से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए गुजरात के वडोदरा में वडोदरा पुलिस और वडोदरा ट्रैफिक एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा वाहन चालकों को सुरक्षा कवच प्रदान किए गए। वडोदरा के अलग अलग ट्रैफिक पॉइंट पर वाहन चालकों को 1000 जितने सुरक्षा कवच प्रदान कर दुर्घटनाओं को रोकने की अनोखी कोशिश वडोदरा पुलिस द्वारा की गई। वडोदरा शहर पुलिस एंड वडोदरा ट्रैफिक एजुकेशन ट्रस्ट के माननीय चेयरमैन एंड पुलिस कमिश्नर डॉक्टर शमशेर सिंह साहब के अध्यक्ष स्थान पे और उनके नेतृत्व हेठड़ कि आज उत्तरायण का पवित्र उत्सव जो वडोदरा शहर की जनता मनाने सेलिब्रेशन करने के लिए जा रही है, उसके दौरान किसी को कुछ नुकसान न हो ऐसा शुभ आशय से आज सुरक्षा कवच गार्ड वडोदरा शहर की जनता को वीटीएटी की ओर से हमारे ट्रैफिक ब्रिगेड के जवान वडोदरा शहर के अलग अलग जंक्शनों पे उनको 1000 से उपरांत आज के दिन उनको गार्ड के रूप में एक भेंट सौगात एनायत करेंगे। गुजरात के वडोदरा शहर में अकोटा स्टेडियम में आयोजित श्रीमद् भागवत सप्ताह के 6वें दिन रुक्मिणी विवाह का उत्सव मनाया गया। वडोदरा में वैष्णव आचार्य व्रज राजकुमार जी के सानिध्य में पिछले 1 सप्ताह से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें वैष्णव आचार्य व्रज राजकुमार भागवत कथा का रसपान भाविक भक्तों को करवा रहे हैं। भागवत कथा के 6ठे दिन पर रुक्मिणी विवाह का उत्सव मनाया गया, जिसका बड़ी संख्या में उपस्थित भक्तों ने आनंद लिया। इस मौके पर व्रजराज कुमार जी ने कहा कि रासलीला कामलीला नहीं है, लेकिन कामदेव पर विजय वही रासलीला है। गुजरात के सूरत के भैस्तान में पेट्रोल पंप पर बड़ी दुर्घटना होने से टली।
सूरत के भैस्तान पेट्रोल पंप पर गैस सिलेंडर से भरे आयशर टेम्पो में डीजल भरते समय अचानक आग लग गई। अचानक लगी आग से पेट्रोल पंप पर अफरा तफरी का माहौल देखा गया। पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने अपनी जान को खतरे में डालकर आग पर काबू पाया। इस मुश्किल वक्त में फायर विभाग द्वारा दी गई ट्रेनिंग काम आई। गुजरात के कच्छ के बहुचर्चित 10 करोड़ के हनी ट्रैप केस के मुख्य आरोपी जयंती ठक्कर समेत एक आरोपी को अहमदाबाद से गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। दिवाली के पहले आदिपुर के फाइनेंसर को हनी ट्रैप में फंसाकर 10 करोड़ की फिरौती मांगने के बहुचर्चित हनी ट्रैप केस के मुख्य सूत्रधार जयंती ठक्कर को अहमदाबाद गांधीनगर हाईवे पर शांतिग्राम टाउनशिप से पश्चिम कच्छ एलसीबी ने हिरासत में ले लिया है। इस मामले अब तक 3 लोग पुलिस के शिकंजे में आ गए हैं। जयंती ठक्कर अबडासा के पूर्व विधायक जयंती भानुशाली मर्डर केस का भी मुख्य आरोपी है। आपराधिक इतिहास वाले इस आरोपी के खिलाफ पुलिस ने कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। देखिए, इसमें मैं पहले आपको थोड़ा ये ऑफेंस के बारे में बता दूं कि आज से लगभग 3 महीने पहले हमारे पास आदिपुर के जो फरियादी हैं, इसमें अनंत चमनलाल ठक्कर, उसने अप्रोच किया पुलिस को कि उसको एक हनी ट्रैप के केस में फंसाया गया है और उसके पास से 10 करोड़ की जो है खंडनी मांगी जा रही है। तो उस मैटर की गंभीरता समझते हुए पहले तो हमने उसकी अर्जी स्वीकारी और उसके बाद हमने उसमें तपास की, तथ्य जानने के लिए कि वाकई में ऐसा है कि नहीं, कॉग्निजेबल ऑफेंस बना है कि नहीं। तो उसमें जो हमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो हमें एविडेंस मिले, उसके बेसिस पे हमने उसकी फरियाद दाखिल की। फरियाद दाखिल करते ही हमारी टीम एलसीबी को इन्वेस्टिगेशन सौंपी गई और एलसीबी ने जो है इसको टीम बनाकर एक्यूज को पकड़ने के लिए इमीडिएटली कार्रवाई शुरू की, जिसमें स्टार्टिंग में एक आरोपी को पकड़ा गया। उसके बाद से सेकंड जो महिला इसमें इन्वॉल्व थी हनी ट्रैप में, उसको अरेस्ट किया गया और बाकी आरोपियों को पकड़ने के लिए, क्योंकि टोटल 8 नाम थे एफआईआर में, उनके लिए सतत एलसीबी की टीम जो मेहनत कर रही थी। तो अभी हमको जो है माहिती मिली कि इस केस के जो 2 बाकी आरोपी हैं, इसमें एक जयंती ठक्कर और एक कुशाल ठक्कर जो हैं, वो हमें टेक्निकली जो हम अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और ह्यूमन सोर्सेज से माहिती मिली कि ये गांधीनगर अहमदाबाद रोड पे जो ये शांतिग्राम सोसाइटी है, अदानी शांतिग्राम सोसाइटी, वहाँ पे उनके होने के चांसेस हैं। तो टीम हमारी गई, वहाँ वॉच रखा, तो उसमें हमें आरोपी दोनों मिल गए। तो दोनों को टीम कल लेके आई और उनको कायदे से कल इसमें अरेस्ट किया गया है और आगे आज उनको कोर्ट में प्रोड्यूस करके फर्दर आगे कार्रवाई की जाएगी। और बाकी जो आरोपी अभी इसमें जो वांटेड है पकड़ने के लिए, जिनको हम अभी तपास कर ही रहे हैं, और उसमें से 2 आरोपियों को हमने नोटिस दिया है यहाँ पे हाजिर होने के लिए, ताकि अपना वो शुरुआत से ही वो अपने को निर्दोष बताकर कि उनका कोई रोल नहीं है और वो मदद करना चाह रहे थे ऐसे करके, तो उनको भी नोटिस दिया गया कि वो अपना आगे कल पक्ष बताएं कि क्या उनके पास एविडेंस है, क्या उनके पास कहना चाहते हैं। तो उसके लिए भी पुलिस आगे कार्रवाई कर रही है। हमारे पास एविडेंस है, उसमें वो पैसे की मांगनी कर रहे हैं, नहीं तो उनके खिलाफ, फरियादी के खिलाफ गलत केस कराएंगे ऐसा करके बता रहे हैं और डिमांड की है, पैसे की एक्सटॉर्शन किया है। तो एविडेंस हमारे पास, उसके बेसिस पे उनको हमने। गुजरात के वडोदरा के करजन में मोबाइल और अन्य वस्तुओं की चोरी करने वाले चोर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। सर्दियों के मौसम का फायदा उठाकर करजन के नवा बाजार में मोबाइल शॉप की पीओपी छत तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। मोबाइल शॉप से अलग अलग कंपनी के फोन्स, एसेसरीज और नगद मिलाकर कुल 4,35,100 रुपए के मुद्दामाल की चोरी की गई। इस आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
नमस्कार, मैं गायत्री व्यास। आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में अक्सर हम सुनते बहुत ज़्यादा हैं, मगर उसकी डिटेल हमें शायद नहीं पता है और ना बहुत ज़्यादा हम जानने की कोशिश करते हैं। अक्सर हमने सुना है हमारे नेबर्स या हमारे रिलेटिव्स या हमारे दोस्तों में कि भाई इसे ब्रेन स्ट्रोक हुआ और उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, उनको एडमिट करना पड़ा और उनकी ट्रीटमेंट चल रही है। ऐसी बातें हम अक्सर सुनते हैं, मगर ब्रेन स्ट्रोक के बारे में हमारे पास जानकारी बहुत कम है। तो आज इसी मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं और हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर चतुर्भुज राठौर, जो सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गायत्री जी, आपका और वीएनएम के सभी दर्शकों का मेरी तरफ से नमस्कार। थैंक यू सर। मैं आपको बता दूं दर्शकों कि वडोदरा शहर में जायडस हॉस्पिटल शुरू हो चुका है। ओल्ड पादरा रोड अक्षर चौक के पास में जायडस हॉस्पिटल शुरू हुआ है और जायडस हॉस्पिटल से ही सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट आज हमारे साथ में जुड़े हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल, ब्रेन स्ट्रोक यानी क्या और इसके प्रकार कितने होते हैं? गायत्री जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि आपने ब्रेन स्ट्रोक जैसे विषय को चुना है कि जिसमें लोगों में जानकारी की अभाव होता है और इसमें लोगों के बाद प्रॉपर जानकारी हो, इसलिए बहुत बहुत ज़रूरी है जी। ब्रेन स्ट्रोक अगर हम उसको सादे भाषा में कहें तो यानी कि उसको कह सकते हैं कि सडन अटैक, जिसको कि हम ब्रेन स्ट्रोक या ब्रेन अटैक कह सकते हैं। जैसे किसी को हार्ट का अटैक आता है और हार्ट की ब्लड सप्लाई में कुछ ब्लॉक होने से हार्ट का अटैक आता है, उसी तरह से ब्रेन की ब्लड सप्लाई में डिसरप्शन होने से या ब्रेन की ब्लड सप्लाई में ब्लॉक होने से ब्रेन का अटैक आता है। ये ब्रेन अटैक और ब्रेन स्ट्रोक जो होता है जनरली हम दो तरह में डिवाइड करते हैं। एक जिसको कि इस्केमिक स्ट्रोक बोलते हैं। इस्केमिक यानी कि जिसमें ब्रेन में जो नस ब्लड ले जाती है उस नस में ब्लॉक होने से ब्रेन के कुछ भाग में डैमेज होता है और उसके कारण जो सिम्टम होते हैं उसको इस्केमिक स्ट्रोक बोलते हैं। और दूसरा होता है कि हेमरेजिक स्ट्रोक होता है, जिसको कि हम ब्रेन हेमरेज बोलते हैं, कि जिसमें से ब्रेन के सप्लाई करने वाली ब्लड की कोई नस, आर्टरी जिसको बोलते हैं, वो फट जाती है और उसके कारण जो ब्रेन के जिस भाग में डैमेज होता है उसके कारण जो सिम्टम आते हैं उसको हम हेमरेजिक स्ट्रोक बोलते हैं। तो इस तरह से ये ब्रेन में जो मेनली ब्लड सप्लाई की प्रॉब्लम होने से जो सिम्टम आते हैं उसको सादी भाषा में ब्रेन स्ट्रोक या सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट हम न्यूरोलॉजी भाषा में बोलते हैं। जी, ये आपने जो सिम्टम्स बताए ये एक डॉक्टरी भाषा अगर हम कहें तो वो है, मगर आम व्यक्ति कैसे पहचाने कि ये ब्रेन स्ट्रोक है? तो ये आपका बहुत अच्छा सवाल है और इसके लिए लोगों में स्ट्रोक के सिम्टम के बारे में, स्ट्रोक के जो चिन्ह होते हैं जिससे कि लोग उसको जल्दी से आइडेंटिफाई कर सकें, उसके लिए लोगों में ये जागरूकता फैलाना बहुत ज़रूरी है। ब्रेन का स्ट्रोक का जो पहला जो सबसे ज़रूरी बात हमें ये जानना है कि ये जो भी होता है वो सडनली होता है, अचानक होता है। जैसे किसी ने सडन अचानक किसी पे अटैक किया उस तरह से होता है कि पेशेंट बात कर रहा है, मरीज खाना खा रहा है या डे टू डे चल रहा है और सडनली उसको ये ब्रेन के स्ट्रोक के सिम्टम आते हैं कि ब्रेन की नस सडनली ब्लॉक आ जाती है, हेमरेज हो जाता है। अब इसमें जो सिम्टम होते हैं ब्रेन में, हमारे जो हर ब्रेन के हर एरिया के, ब्रेन के हर पार्ट के अलग अलग फंक्शन होते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो ब्रेन का एक पर्टिकुलर भाग में से फंक्शन होता है, जैसे मेरा हाथ पांव हिलाना है तो वो भी ब्रेन का एक पर्टिकुलर भाग का फंक्शन होता है। तो ब्रेन के किस एरिया में ब्लड सप्लाई बंद होती है उस हिसाब से ब्रेन के सिम्टम आते हैं, जिसको हम जनरली गुजराती भाषा में या हिंदी भाषा में जिसको हम पैरालिसिस का अटैक बोलते हैं कि भाई जब ब्रेन, हमारा जो लेफ्ट साइड का ब्रेन होता है वो राइट साइड के बॉडी को कंट्रोल करता है। तो हमारी अगर लेफ्ट साइड के ब्रेन में ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो जाती है तो हमारे राइट साइड का हाथ पांव सडनली काम करना बंद कर देता है। तो पेशेंट अगर अपना हाथ उठा नहीं पाता है या पेशेंट अपने एकदम चलने में प्रॉब्लम होती है या बैलेंस में प्रॉब्लम होती है, उसके साथ साथ उसको राइट साइड के फेस में भी वीकनेस आती है कि जिससे कि फेस का एक भाग मुड़ नहीं पाता है। तो ये तो एक पैरालिसिस के सिम्टम होते हैं कि जो सडनली अगर पैरालिसिस हो गया। तो उसके अलावा ब्रेन में ब्लड सप्लाई बंद होने से, जैसे किसी को सडनली बैलेंस की प्रॉब्लम हो, आदमी चल रहा है और चलते चलते अगर उसका बैलेंस नहीं रहा हो, सडनली अगर ये बैलेंस की प्रॉब्लम हो तो वो भी स्ट्रोक का सिम्टम होता है। उसी तरह से अगर हमारे आँख में सडनली दिखना बंद हो जाए, अगर एक आँख में या दोनों तरफ से सडनली दिखना बंद हो जाए, अगर हमारे ब्रेन का जो देखने का एरिया है उसमें अगर ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है तो उसे सडनली दिखना बंद हो जाता है और वो भी एक ब्रेन का स्ट्रोक का सिम्टम है। न्यूरोलॉजिस्ट ने लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए
एक निमोनिक जैसे एक शॉर्ट फॉर्म तैयार किया है कि जिससे कि सामान्य आदमी उस स्ट्रोक को जनरली और तुरंत आइडेंटिफाई कर सके, जिसको हम बी फास्ट करके बोलते हैं। बी फास्ट यानी कि अगर बी स्टैंड्स फॉर बैलेंस, अगर सडनली आपको बैलेंस की प्रॉब्लम होती है। ई फॉर आई यानी कि सडनली आईज में कोई विजन की प्रॉब्लम होती है, आंख में दिखना बंद हो जाता है। फास्ट में एफ जो है वो फेस के लिए है, ए है वो आर्म के लिए है, और एस है वो स्ट्रोक उसके लिए है, और टी है वो टाइम के लिए है। तो ये टाइम का इतना इंपॉर्टेंस इतना है कि ये अगर आप सडनली ये सिम्टम किसी को भी होते हैं कि जिसमें से आपका बैलेंस का प्रॉब्लम होता है, आई का विजन का प्रॉब्लम होता है, एक साइड का फेस या आर्म का प्रॉब्लम होता है, या सडनली बोलने में भी स्पीच, एज फॉर स्पीच यानी कि अगर बोलने में प्रॉब्लम होता है, अगर आप ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं, तो वो भी एक स्ट्रोक का सिम्टम होता है। तो इसको हम बी फास्ट करके आप याद रखिए कि अगर स्पीच का प्रॉब्लम, एक साइड का पैरालिसिस का प्रॉब्लम, विजन का प्रॉब्लम या बैलेंस का प्रॉब्लम, इसमें से कोई भी हो तो उसको आप तुरंत स्ट्रोक के रूप में रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि बहुत बार ये सिम्टम सडनली कुछ सेकंड के लिए या कुछ मिनट के लिए आ जाते हैं और फिर पेशेंट अपने आप ठीक हो जाता है। तो इसको पेशेंट जनरली इग्नोर कर देते हैं, जो जनरल पब्लिक है उसको इग्नोर कर देती है। उसमें उसको हम ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक बोलते हैं कि थोड़ी देर के लिए अगर ब्रेन में ब्लड सप्लाई बंद हो गया, फिर वो क्लॉट अपने आप निकल जाता है और वो सिम्टम इंप्रूव हो जाते हैं। तो इसको ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक बोलते हैं। ये वार्निंग साइन है स्ट्रोक का। और अगर किसी को भी ये जो मैंने सिम्टम बताएं अगर कुछ देर के लिए आते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, तो उसको इग्नोर नहीं करना है, उसको इंपॉर्टेंस देना है उसको, और तुरंत डॉक्टर के लिए कंसल्ट करना है। बी फास्ट का मतलब है कि अगर ये कोई भी सिम्टम आता है तो आपको एकदम फास्ट से और तुरंत विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आपको डॉक्टर या हॉस्पिटल को कंसल्ट करना जरूरी है। जी, अक्सर हम लोगों को देखते हैं कि कुछ हुआ है तो बोले ठीक हो गया ना, चलेगा, अब डॉक्टर के पास जाने की क्या ज़रूरत है, बिना वजह हमें बहुत सारे टेस्ट करवाएंगे, बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, बहुत सारी दवाइयाँ शुरू होगी। इस डर से हम बहुत बड़ी बीमारी को न्योता दे देते हैं। तो ये बात जो डॉक्टर साहब ने बोली है ये बहुत ज़रूरी है कि हमें ज़रा सी भी हम पता चलता है कि हमें ये तकलीफ़ हो रही है तो डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर उसके लिए आपको ठीक करने की कोशिश करता है, नहीं कि आपको ज़्यादा परेशानी में डालने की कोशिश करता है। तो डरे बगैर डॉक्टर के पास जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, आपने जितनी भी बातें बताई सिम्टम्स के बारे में और आम पब्लिक उसे जान सके, मगर एक बात ये भी है कि क्या ये सभी को हो सकता है या पर्टिकुलर कोई बीमारी से जूझ रहा है कोई व्यक्ति, जो कोई बीमारी उनमें है, उनको ही ये ब्रेन स्ट्रोक या स्ट्रोक हो सकता है? तो ये आपने अच्छा सवाल पूछा है कि ब्रेन स्ट्रोक कौन से पेशेंट में होता है या कौन से पेशेंट ब्रेन स्ट्रोक होने के रिस्क में रहते हैं। जी, तो इसको हम सीधी भाषा में ये बता सकता हूँ कि जो पेशेंट को हार्ट अटैक का रिस्क रहता है उन्हीं पेशेंट को ब्रेन स्ट्रोक का भी रिस्क रहता है। दोनों कॉमन बीमारी है और दोनों जितनी हार्ट अटैक कॉमन है उतना ही ब्रेन स्ट्रोक कॉमन है। तो जिसमें भी हम इस्केमिक स्ट्रोक बोलते हैं कि ब्लड सप्लाई ब्लॉक होने से, तो उसमें कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं कि जिसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, जिसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि ओल्ड एज है, ओल्ड एज में आपकी जो नसें हैं ब्लड ले जाने वाली वो स्टिफ हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, या फिर कुछ जेनेटिक फैक्टर होते हैं जीन्स की प्रॉब्लम के कारण, आपके आनुवांशिक प्रॉब्लम के कारण। तो इन फैक्टर को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, आपकी एज को हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन बहुत सारे जो मेन रिस्क फैक्टर हैं जिसको हम मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हैं कि जिसको हम चेंज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें जो सबसे 3 इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर हैं और जिसको हम साइलेंट किलर बोलते हैं, एक है हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन, दूसरा है अनकंट्रोल ब्लड शुगर यानी डायबिटीज जो कि अनकंट्रोल है, और तीसरा है कि स्मोकिंग। सो ये 3 फैक्टर हैं, ये ब्रेन के स्ट्रोक का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। और अगर किसी को ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है, डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है, या अगर वो क्रॉनिकली पेशेंट स्मोक करता है या बीड़ी या सिगरेट पीते हैं, तो उसमें स्ट्रोक होने का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है, और ये ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ का जनरली कोई सिम्टम नहीं होता है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप रेगुलर अपना ब्लड प्रेशर, स्पेशली आफ्टर 40-45 साल की उम्र के बाद अपना रेगुलर ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ चेक कराएं। अगर आपको ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ है तो उसको इग्नोर ना करें और उसको डॉक्टर के पास रेगुलर ट्रीट करवा के अच्छी तरह से कंट्रोल करवाएं। उसी तरह से स्मोकिंग तो बहुत ही बड़ा रिस्क फैक्टर है हार्ट अटैक के लिए और ब्रेन अटैक के लिए, उसको तुरंत आपको छोड़ना चाहिए। तो ये जो मेजर रिस्क फैक्टर हैं। इसके अलावा जैसे हम बैठते हैं कि अपने सीडेंटरी लाइफस्टाइल, जो बैठे बैठे काम करते हैं, जिनका कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होता है, और जो पेशेंट ओबीज होते हैं, जिनका ओवरवेट होते हैं, वजन ज़्यादा होता है, उनमें भी ये सब स्ट्रोक होने का रिस्क ज़्यादा रहता है।
जी, इसकी ट्रीटमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो क्या संभव है ट्रीटमेंट कि जिससे ब्रेन स्ट्रोक हुआ है या फिर उनको उसी परेशानी जैसे पैरालिसिस की आपने बात की उसी परेशानी से जूझना पड़ता है आफ्टर स्ट्रोक? तो ये देखिए, इसमें जो स्ट्रोक का है, जनरली लोगों में ये मान्यता है कि भाई एक बार पैरालिसिस हो गया तो वो उसको ठीक नहीं कर सकते और वो लाइफ लॉन्ग पैरालिसिस रहता है, जबकि ऐसा नहीं है। 70 to 80% पेशेंट में जिसमें भी पैरालिसिस अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए तो ठीक हो जाता है। लगभग आज मैं बोलूँगा कि 7-8 साल पहले तक हमारे पास कोई ऐसा स्ट्रोक का इलाज नहीं था कि जिससे कि हम जो एक्यूट सडन स्ट्रोक हो उसको ट्रीट कर सकें। उसमें हम क्या करते थे कि एक बार स्ट्रोक हो गया तो जनरली ट्रीटमेंट क्या होता है कि दूसरा स्ट्रोक ना हो, जिसको हम सेकेंडरी प्रिवेंशन बोलते हैं, कि दूसरी बार स्ट्रोक ना हो, दूसरी बार लकवा ना हो, उसके लिए ट्रीटमेंट करते थे। लेकिन अब जो भी रिसर्च हुई है और एटलीस्ट पिछले 10 सालों से स्ट्रोक का जो सडन स्ट्रोक होता है उसके ट्रीटमेंट में बहुत चेंज आया है। और इसमें यह जानना जरूरी है कि अगर आप प्रॉपर टाइम के अंदर स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो उसमें आपका ट्रीटमेंट संभव है। उसमें 2 तरह से ट्रीटमेंट होता है। अगर मेनली जो इस्केमिक स्ट्रोक में जो ट्रीटमेंट ये होता है कि आपकी नस ब्लॉक हो गई हो और अगर आप उसमें 4.5 घंटे के अंदर आप हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं तो उसमें जो एक TPA करके इंजेक्शन होता है, वो इंजेक्शन देने से वो ब्लॉक नस में बहुत से पेशेंट में खुल जाती है और उसमें पैरालिसिस इंप्रूवमेंट हो जाता है। उसी तरह से दूसरा है कि जब जैसे अब हार्ट में एंजियोप्लास्टी करते हैं, उसी तरह से ब्रेन में भी जो मेजर अगर ब्रेन की बड़ी नस ब्लॉक हो गई हो तो उस ब्लॉक नस को हम एंजियोग्राफी करके उसमें क्लॉट को निकाल सकते हैं। इसको मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी बोलते हैं। और ये जो मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी है पिछले 4-5 साल में स्ट्रोक का ट्रीटमेंट में एकदम रिवोल्यूशनाइज इसमें एक क्रांति ले आए हैं और इससे लोगों का जो पैरालिसिस का है, जो लोगों को जीवन भर अपंगता रह सकती है, उसको हम बहुत हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप, इसमें क्या होता है कि जैसे ही आपके ब्रेन की ब्लड सप्लाई किसी नस में ब्लॉक होती है तो जैसे जैसे वो नस ब्लॉक होने के बाद जैसे जैसे टाइम होता है जाता है वैसे वैसे ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरॉन डैमेज हो जाते हैं। तो इसमें हम जितना जल्दी अगर आपकी नस खोल पाते हैं और जितना जल्दी इलाज कर पाते हैं उसी हिसाब से आपके जितने ज़्यादा हम नर्व के सेल या जो सेल के ब्रेन की कोशिका हैं उनको बचा सकते हैं। तो इसको हम स्ट्रोक में बोलते हैं कि टाइम इज़ ब्रेन। अगर आप जितना जल्दी जाएंगे उतना हम ब्रेन को हम सेव कर पाएंगे। तो इसके लिए टाइम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अब ये इलाज संभव है इधर दवा के द्वारा और एंजियोग्राफी करके उस क्लॉट को निकालने से हम स्ट्रोक का ट्रीटमेंट बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। आपने 2 बात कही ये सवाल के जवाब में, एक के समय और दूसरा आपने जिक्र किया स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल। तो स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल का क्या रोल होता है ऐसे मरीज को ट्रीट करने के लिए? जैसे मैंने बताया कि टाइम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। टाइम में अगर आप 4.5 घंटे के अंदर आते हैं तो हम आपको इंजेक्शन देके उसमें क्लॉट को डिज़ोल्व करके क्लॉट को पिघला के उसमें ट्रीटमेंट करते हैं। अगर कोई पेशेंट 4.5 घंटे के बाद आता है, ठीक है, तो उसमें फिर हमें पता नहीं चलता है कि उसमें बेनिफिट होगा या नहीं होगा, क्योंकि उसमें ये पता लगाना पड़ता है कि आपका ब्रेन में कितना डैमेज हो गया है और उसमें ब्रेन में अभी कितना ब्रेन डैमेज होना बाकी है जिसको हम साल्वेज कर सकते हैं, जिसको बचा सकते हैं, जिसको हम पेनम्ब्रा बोलते हैं कि वो पेनम्ब्रा जो ब्रेन का जो डैमेज के आसपास का एरिया है उसको हम अगर नस खोल दें और वो हम बचा सकें तो उसमें पैरालिसिस काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो सकता है। तो ये सब टेस्ट करने के लिए आपको कुछ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की जो खास करके के टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें होता है CT स्कैन और CT एंजियोग्राफी और उसके साथ साथ MRI करके, और MRI ब्रेन या MRI परफ्यूजन स्कैनिंग होती है। तो ये सब जो एक हॉस्पिटल में अवेलेबल हो, ठीक है, उसको हम स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल बोलते हैं, कि जहाँ पे आपके एक ही रूफ के नीचे आपके जो हॉस्पिटल पूरी तरह से स्ट्रोक का जो ट्रीटमेंट है उसको टैकल करने के लिए एकदम तैयार हो हॉस्पिटल। आप उधर पहुँचे तो आपको तुरंत विदिन 10 से 15 मिनट में आपको इवेल्युएट होकर आपका CT स्कैन हो जाए, आपका डिसीजन हो जाए और विदिन अगर हाफ एन आवर आपको इंजेक्शन दे दिया जाए या वो क्लॉट खोल दिया जाए तो उसमें आपका ये बेनिफिट होता है। तो इसमें स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में जो होता है कि जो जरूरत से लगा के एम्बुलेंस ड्राइवर से, आपके हॉस्पिटल के एम्बुलेंस ड्राइवर से लगा के एंड टाइम जो डॉक्टर जो आपकी नर्स खोलने वाला है, बीच में नर्सेज आती है, पैथोलॉजी की लेबोरेटरी के टेस्ट आते हैं, रेडियोलॉजिस्ट होते हैं जो एक्सरे और EEG करते हैं, एक्सरे और MRI करते हैं। तो ये सब एकदम तैयार रहते हैं कि आपके स्ट्रोक को ट्रीटमेंट करने के लिए। और तुरंत ही जिसमें इसको हम स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल बोलते हैं कि जहाँ एक ही रूफ के नीचे सब स्पेशलिस्ट और सब सुविधाएं आपके पास उपलब्ध हो
और ये मेरे को कहते हुए खुशी है कि हम बड़ौदा में जो केवल एक हॉस्पिटल जो रियली जिसमें सब कुछ अवेलेबल है एक ही रूफ के नीचे, वो जायडस हॉस्पिटल है। जी, जायडस हॉस्पिटल में ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। जितनी भी बातें हुई वो बीमारी की हुई। अब इस बीमारी से बचने के बारे में अगर हम बात करें तो प्रिवेंशन पे क्या कहेंगे आप? ये बहुत ज़रूरी है कि लोग इसको स्ट्रोक की सीवियरिटी को पहचानें और स्ट्रोक कितना कॉमन बीमारी है उसको जानें। इंडिया में भी अगर आप देखें तो एक दिन में लगभग 5,000 के करीब स्ट्रोक के पेशेंट होते हैं, और अगर हम बड़ौदा की बात करें तो एक दिन में लगभग 5 से 10 पेशेंट को स्ट्रोक होता है। एक दिन में? एक दिन में 5 से 10, केवल बड़ौदा की अगर हम 20 लाख की पॉपुलेशन मान के चलें तो एक ही दिन के अंदर लगभग 5 से 10 लोगों को स्ट्रोक होता है। उसमें से ज़्यादातर लोगों को 8 लोगों को इस्केमिक स्ट्रोक होता है और 2 लोगों को शायद हेमरेजिक स्ट्रोक होता है। तो इस्केमिक स्ट्रोक के जो हम इसमें कर सकते हैं प्रिवेंशन के लिए, वो जैसे मैंने बताया कि रिस्क फैक्टर को मॉडिफाई करना है। जो फैक्टर हैं आपके रिस्क को बढ़ाते हैं उसको कंट्रोल करना है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप रेगुलर ब्लड प्रेशर चेक करवाएं, अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखें, रेगुलर शुगर चेक करवाएं, शुगर को कंट्रोल में रखें, कोलेस्ट्रॉल चेक करवाएं और कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में रखें। अगर आप स्मोक करते हैं तो उसको तुरंत छोड़ दें। तो ये जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, और उसके अलावा अगर आपका वेट ज़्यादा है तो वेट को कम कराने की सब कोशिश करें और रेगुलर एक्सरसाइज करें, रेगुलर वॉकिंग एटलीस्ट डेली अगर 30 to 40 मिनट्स ऑफ वॉकिंग और एक्सरसाइज करें कि जिससे कि आपके ये स्ट्रोक होने के रिस्क घट जाते हैं। जो हेमरेजिक स्ट्रोक होता है उसका सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर होता है अनकंट्रोल हाइपरटेंशन, जो ब्लड प्रेशर जो कि कंट्रोल नहीं हो। बहुत से पेशेंट आते हैं कि जिसको स्ट्रोक के साथ ब्रेन हेमरेज के साथ आते हैं, और जब हम बताते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ उसके कारण हेमरेज हो गया तो वो उनको सरप्राइज हो जाते हैं, वो चौंक जाते हैं कि हमें तो कभी ब्लड प्रेशर था ही नहीं। तो बहुत बार ब्लड प्रेशर जो होता है इसको हम साइलेंट किलर बोलते हैं कि भाई आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको ब्लड प्रेशर है अनलेस कि आपको कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन हो गया, जैसे स्ट्रोक हो गया, हार्ट अटैक आ गया। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप 45 ईयर्स की एज के बाद रेगुलर अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाएं, और ब्लड प्रेशर अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें और इसके लिए रेगुलर डॉक्टर को कंसल्ट करें। जी, आखिर में क्या संदेश देंगे हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए? स्ट्रोक के बारे में मैं पर्टिकुलर में जो मैसेज देना चाहता हूँ वो ये है कि आप लोगों में ये जो भी स्ट्रोक होता है या तो घर में होता है या ऑफिस में होता है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि लोग जो भी हैं कॉमन लोग, लेमैन जो डॉक्टर नहीं है, वो स्ट्रोक के सिम्टम को जाने और पहचाने, जिससे कि वो तुरंत ही उसको स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में ले जा सकें। अगर आप विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, अगर आप थोड़े समय के अंदर जितना जल्दी हो सके स्ट्रोक के मरीज को स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में ले जाते हैं तो आप उस पेशेंट की लाइफ बचा सकते हैं और उसकी जीवन भर की जो अपंगता हो सकती है, जो विकलांगता है, उसको आप प्रिवेंट करने में बहुत हद तक मदद कर सकते हैं। तो इसलिए आप स्ट्रोक को डरिए मत, स्ट्रोक को पहचानिए और तुरंत ही अपने स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में मरीज को लेके जाएं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और वीएनएम के दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। अक्सर हम सुनते हैं कि मुझे सोशल वर्क करना है, मैं क्या करूं? सोशल वर्क करने के लिए मेरे पास समय नहीं है, मैं काम करता हूं या काम करती हूं तो इतना समय नहीं निकाल पाती हूं। तो मैं आज एक सोशल वर्क के लिए एक बहुत अच्छा टिप दे रही हूँ। ये जो बातें आपने सुनी, ये बातें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में करें, अपने घर में करें, अपने नेबर्स में करें, अपने फैमिली मेम्बर्स में करें कि आपको ये बीमारी से बचना है तो आपको कैसी ज़िंदगी जीनी है। अगर आप हार्ट पेशेंट है तो कैसी ज़िंदगी जीनी है और क्या प्रिवेंशन के लिए करना है और कितना ख्याल रखना है अपना, ये सारी बातें आप लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाएं। इस वीडियो को अगर आप शेयर करते हैं तो भी सोशल वर्क होगा। तो बस इसी तरह इस बात को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना बहुत बड़ा काम होगा कि आपने भी प्रिवेंशन के लिए बहुत बड़ा एक कदम उठाया है। वीएनएम टीवी पर ऐसी खास चर्चा और खबरों के लिए जुड़ते रहें हमारे साथ। वीएनएम टीवी का यूट्यूब चैनल है जिसे आप सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज है जिसे लाइक करें, फॉलो करें और ओटीटी प्लेटफॉर्म वोडाफोन और जियो टीवी पर दिन भर खबरें देखते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।